नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिनाई सरकार की कमियां, कहा महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण हारे। राज्य की ताजपोशी, भाजपा ने मनाया जश्न, सरकार से जताई उम्मीदें। अन्ना के समर्थन में समर्थकों का उपवास, अन्ना के आदेश पर टिकी है निगाहें। नहीं खुला स्पिनिंग मिल का ताला, गतिरोध बरकरार, श्रमिकों में बढ़ने लगा आक्रोश। अब समाचार विस्तार से। अब तक जिन मुद्दों पर विपक्ष कांग्रेस सरकारों पर निशाना साध रहा था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब उन्हीं मुद्दों पर अपने आकाओं को घेरना शुरू कर दिया है। जी हां, प्रदेश में करारी हार के बाद आत्ममंथन में जुटी कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं को टटोलने में जुटी है। सरकार जाने का उतना दुख नहीं जितना कि करारी हार से है। डीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की मंथली मीटिंग में जब जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कार्यकर्ताओं से सकारात्मक फीडबैक मांगा तो जैसे कार्यकर्ताओं का दर्द उभर आया। एक के बाद एक कमियां गिनानी शुरू कर दी। खास बात है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपनी सरकार की वही कमियां गिना रहे थे जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। मसलन महंगाई और भ्रष्टाचार को भी कार्यकर्ताओं ने बड़ा मुद्दा बताया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने जिले की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कमोबेश हर क्षेत्र में पार्टी को अपेक्षित वोट मिले, लेकिन फिर भी सीट निकालने में सफल नहीं हुए। 25.71 था, वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, समझिए 25.91 हो गया। लेकिन वही बात के नए वोटों में हम नए वोटों को नहीं जोड़ पाए तो वहां भी हम चुनाव आ गए। इसी तरह से नोर की बात करें, नोर के अंदर पिछली बार हमें वोट मिले थे, पिछली बार कांग्रेस को वोट मिले थे 46,000। इस बार हमें वोट मिले हैं, नोर में वोट मिले इस बार 69,686 वोट मिले हैं। मतलब 46,000 वोट मिले पिछली बार और 30.51% वोट मिले, 37.83% वोट मिले नोर में, फिर भी चुनाव आ गया। इसी तरह से पीलीबंगा की बात करें, पीलीबंगा में पिछली बार हमें वोट मिले थे 52,670 और अब के वोट मिले 53,647 वोट फालतू मिले। और वोट परसेंटेज पिछली बार 34.22 था, लेकिन वोट परसेंटेज वहां कम होने से हम हारे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने माना कि महंगाई का मुद्दा भी लोगों को टच करने में सफल रहा, फिर पार्टी मध्यम वर्ग को साथ नहीं जोड़ पाई। साथ ही दादरी ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम से किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव सामने है और राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें अगले चुनाव की अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 170 और अब के वोट मिले 53,647 वोट फालतू मिले और वोट परसेंटेज पिछली बार 34.22 था, लेकिन वोट परसेंटेज वहां कम होने से हम हारे। और बीजेपी को पिछली बार 30% वोट मिले थे, अब को वहां 33% वोट मिल गए पीलीबंगा में। भादरा के अंदर तो स्थिति थोड़ी अलग तरह की रही, लेकिन हनुमानगढ़, नोर, भादरा, पीलीबंगा में वोट अभी अच्छे मिले हैं, कई जगह परसेंटेज कम हो गई। तो इसलिए क्या है कि कुछ महंगाई वाला मुद्दा भी था और कुछ हो सकता है कि हम भी जनता की भावनाओं को समझने में कहीं चूक कर गए हो, या जो योजनाएं सरकार ने खूब दी। आज भी किसी से बात करो आप, हर आदमी ये कहता है सरकार ने योजनाएं तो बहुत अच्छी दी, लेकिन हो सकता है उन योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारी कोई कमी रही हो, या उसके अंदर हम योजनाओं को लागू करने में हो सकता है एक बहुत बड़ा तबका, जो मैं कहता हूँ आपको स्वीकार न करना चाहिए कि जो मध्यम वर्ग बहुत बड़ा तबका है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ हम एक तबके की तरफ जा रहा हूँ, बात को अपने को माननी पड़ेगी कि एक हमने मध्यम तबके की तरफ भी थोड़ा। तो अब हमारा क्या है कि हम जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होगी तो वहां भी बात रखेंगे कि अपनी योजनाएं बहुत अच्छी चलाई। वोट भी हमें हनुमानगढ़ जिले के अंदर पिछली बार से केवल 1,000, वो तो भादरा ने वोट एक, अगर भादरा के अंदर हमारे मुकाबले में वोट लेते तो हमारा वोट ज्यादा बढ़ जाता, पर इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसियों के अंदर तो हमारे वोट बढ़े हैं, फिर भी हम चुनाव हार गए। तो इसलिए कोई हमें क्या है कि और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयारी करें। दादरी ने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि सरकार जाने के बाद उन्हें किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं का वाजिब काम हर हाल में होगा और इसके लिए सबको एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भी पाबंद करने की बात कही। चाहे राज किसी का आया हो, मैं बतौर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और दयाराम जी आप भी अपने
कोई भी कार्यकर्ता का अब अपने को एकदम एकजुट होके, मतलब किसी कार्यकर्ता के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, ये यहां से वायदा करते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता का वाजिब काम होगा। और जितने लोग यहाँ हैं अपने अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से भी आग्रह है कि अपने 10, 20, 50 लोग हर टाइम तैयार रहें कि किसी भी हमारे कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं हो। और मैं यहां से वायदा करता हूं कि यहां किसी भी ब्लॉक से किसी भी कार्यकर्ता का मैसेज आएगा, हम संगठित होकर उस कार्यकर्ता के वाजिब काम के लिए लड़ाई करेंगे, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी कार्यकर्ता को निराश होने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। नोहर ब्लॉक अध्यक्ष सोहन ढील ने तो बीसीसी की टीम को ही बदलने का सुझाव दे डाला। उन्होंने माना कि कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ कहीं न कहीं भीतर घात जैसी स्थिति तो आई है, वरना सीट निकालना उतना भी मुश्किल नहीं था। वो सारे कांग्रेस से लोग गए, वो समाज में अपना साथ ले गए। तो हमारे पास कार्यकारिणी नहीं है। इन चुनावों में पार्टी प्रत्याशी हमारे लोग के बैठे हैं। आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने काम किया है, कांग्रेस के लिए जी जान लगाई है, उनको कम से कम मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों से हम पहले भी झगड़ा करते थे कि जो जाएंगे, जो कांग्रेस साथ लेके जाएंगे, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। और वो आज हुआ है, चाहे वो टिब्बी में हुआ है, चाहे वो बागरा में हुआ है, और चाहे वो नौर में हुआ है। अभी बात चल रही थी हार की। मैं कहता हूं, अगर कांग्रेस के पदाधिकारी ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम करते तो शायद 2 या 3 सीटें हम निकाल सकते थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सच है कि 5 साल तक कई नेता धरातल पर नजर नहीं आए। जमीन छोड़ने का हश्र कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए अब नई ऊर्जा से संगठन को मजबूत कर सत्ता में वापसी के लिए प्रयास करने की जरूरत है। और हमें 5 साल जबरदस्त तरीके से जो जनता ने जो हमें आदेश दिया है कि आप विपक्ष में बैठिए और जनता के काम कराइए, हम हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जबरदस्त तरीके से अच्छा कार्य करें जैसा जनता का आदेश है। चूंकि हर आदमी चाहता है, हमने अच्छे काम किए, जनता मूल्यांकन करती है हर आदमी का। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि हमने 5 साल के अंदर धरातल पर कार्य नहीं किया। जमीन को छोड़ के दूसरी जगह लग गए जब जनता नाराज हुई। हमें धरातल पर रहना चाहिए। पूर्व पालिका अध्यक्ष यादवेंद्र शर्मा ने महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा कृषि भूमि में सीलिंग कानून को भी हार का प्रमुख कारण माना। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक भी खिसका है। पीड़ादायक माना, पहले सीलिंग लगी, सबकी जमीनें कट गई, जिसके पास बची उसमें 3 पीढ़ियों में फिर परिवार को बनने की वजह से सीलिंग लगी। इसके बावजूद भी पार्टी ने सोचा कि और सीलिंग लगाओ, इससे वोट नहीं मिलते। वो जो वोट जुड़े हैं वो और कटे। जो परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी थे, उन्होंने भी महसूस किया कि इस पार्टी में रहने से क्या फायदा है। हमारे बाप दादा ने प्रॉपर्टी जायदाद बनाई है, जमीन बनाई है, कैसे भूखे रह गए जमीन को रखा है। और आज सरकार कहती है कि ये जमीन भी छीनो इनसे। एक परिवार में 4 बेटे हैं, एक बाप है, कहते हैं कि 1 यूनिट मानेंगे। क्या वो बच्चों की शादी नहीं होगी? क्या उन बच्चों के जो युवा 18 साल से ज्यादा के उनके बच्चे नहीं है और उनको रोजी रोटी नहीं चाहिए? सरकार तो रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन जो जिनके पास है, वोटर ने, किसान जो कांग्रेस में, उन्होंने महसूस किया ये तो हमारे से रोजगार छीन रहे हैं। महिलाएं रसोई में पीड़ित थी। सबको पता है सब्जी कितनी महंगी, गरीब आदमी की तो बस्ती नहीं थी। हमने मंथन बैठक में पीलीबंगा ब्लॉक अध्यक्ष सुखदेव सिंह जाखड़ ने कहा कि रिकॉर्ड मतदान से भी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने जिले के 5 प्रत्याशियों की तारीफ की और कहा कि प्रदेश के कुछ मंत्रियों के रवैया कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए यह स्थिति सामने आई। ये इस प्रदेश पर पूरा गुस्सा वोटरों ने इस बात पर निकाला और जो ज्यादा मतदान हुआ वो भी हमारे पक्ष में नहीं गया। बाकी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया भी जो कैंडिडेट्स दिए पार्टी ने, मैं सराहना करता हूं अध्यक्ष जी की। हमारे 5 कैंडिडेट बहुत ही अच्छे थे, बढ़िया थे और लग रहा था भी हम इस बार जीत के आएंगे। हमारे आदरणीय अशोक जी ने बहुत मेहनत की जिसका कोई अंदाजा नहीं, पर ऐसा है, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैंने कई बार ये बात दादरी जी से साझा भी की। हमारे ही प्रदेश के कुछ मंत्री ऐसे थे जो आम कार्यकर्ता की क्या ब्लॉक अध्यक्ष तक का कोई वो फोन उठाना,
जरूरी नहीं समझते थे और हम 4.5 साल तक समस्याएं, हमारे इलाके की कोई जरूरी काम उनसे वहां जा जा के बोल के आते थे तो भी कहते बस अब लिस्ट निकलेगी, आपका काम हो जाएगा। बैठक में कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक भविष्यवाणी भी कर दी। उनका कहना था कि प्रचंड बहुमत को पचाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। परेशानी के कारण उसे एक बार मंत्रिमंडल के गठन में आ रही परेशानी के कारण इसे एक बार टाला गया है और अकेले मुख्यमंत्री ही शपथ ग्रहण कर पाई हैं। नई बहू वाला इनका चाव है और वो जयपुर में आज वो मना रहे हैं। ये ऐसा है 4-6 महीने के अंदर ये मेरे ख्याल है एमपी चुनाव से पहले आम वोटर का इनसे मुंह भंग हो जाएगा। अभी बातें चल रही हैं, जैसे जगदीश जी यादव साहब ने कहा ये दवाई वगैरह और कितनी योजनाएं दे दी गहलोत साहब ने, मेरा तो ख्याल है ये इनको चला नहीं पाएंगे, ये जल्दी सिलेंडर हो जाएंगे। और आपके नेतृत्व में पूरा हनुमानगढ़ जिला जब ये योजनाएं वगैरह, दवाइयां वगैरह और चीजें बंद कर दें या कोई भी चीज इनकी पकड़ में आए अध्यक्ष जी, तो आप सभी को साथ लेके उस इलाके में जाइए और पूरा संगठन साथ रहे आपके और अपने लड़ाई मजबूत होकर लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही 77 वाला समय भी देखा है। उस टाइम हमारी मेरा ख्याल है 38 सीटें आई थी राजस्थान में, अब हमारी 21 सीटें आई हैं। दुख तो बहुत है, पर ऐसा है कि अब वोटरों का जो जनता का फैसला है उसको हमें मानना पड़ेगा। और अध्यक्ष जी पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा हनुमानगढ़ जिला आपके साथ है। महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष सुशीला चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार जाने से हताश ना हो। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। अभी चुनाव में जो नतीजे आए वो जनता जनार्दन का फैसला था। जनता जनार्दन का फैसला सर्वमान्य होता है, हम सबसे बड़ी होती है। लेकिन हमारा यही है कि हमें ऐसे फैसलों से हताश होने की जरूरत नहीं है। आगे चुनाव आ रहे हैं, सरकारें आती हैं और चली जाती है। हो सकता है जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सेंट्रल सरकार की महंगाई की वजह हो या कोई हमारे मंत्रियों की कुछ काम ऐसे किए हो या जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही योजनाएं चलाई उनका हमारी वजह से कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ हो, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, ये हमारी पार्टी का एक इतिहास है, इसकी नीतियां हैं, तो हमें इतनी हताश होने की जरूरत नहीं है। आगे चुनाव आ रहे हैं, हमें एकजुट होकर, संगठित होकर माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देश में डीसीसी को मजबूत करेंगे। डीसीसी उपाध्यक्ष दयाराम जाखड़ ने कहा कि मीटिंग में आए सुझावों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हाईकमान तक कार्यकर्ताओं की भावना पहुंचे और भविष्य में आला कमान उसी के अनुरूप कार्य करे। हमारे नेताओं में कमी हो सकती है, हमारे कार्यकर्ताओं में कमी हो सकती है, जनता कई बार स्वीकार करती है, कई बार नहीं करती। परंतु अगर हम बैठ करके अच्छे विचार सबने अपने अपने दिए, उससे एक मंथन निकल कर एक बात आती है कि किस कारण से हमारी पार्टी है। तो इसलिए आप सब लोग अपने अपने विचार बता रहे हो, अध्यक्ष जी अपने विचार नोट कर रहे हैं। मेरा निवेदन यही है कि जो भी बात कार्यकर्ता कहता हो, अगर ये बात जो है प्रदेश कांग्रेस तक जाए, हमारे बड़े नेताओं तक जाए और केंद्र सरकार तक जाए और वहां तक हमारी बात पहुंचे और उस जज्बे के साथ पहुंचे भी उनको पता लगे कि कार्यकर्ताओं का दर्द क्या है। सही मायने में इस बैठक का उद्देश्य राजस्थान का तख्त बदल गया और ताज भी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोटों को माना जाता है और जनता ने देखते ही देखते बदल दी सरकार। अशोक गहलोत की जगह आज से मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जा रही हैं वसुंधरा राजे। श्रीमती राजे ने जो ही शपथ ली, हनुमानगढ़ में कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजस्थान में भाजपा नेत्री वसुंधरा राजे की ताजपोशी हो गई। खबर मिलते ही हनुमानगढ़ में कार्यकर्ता खुशी से नाचने लगे। दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में जमकर पटाखेबाजी हुई। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने का सिलसिला चल पड़ा। खासकर भाजपा पार्षदों ने जमकर जश्न मनाया।
जब स्काई चैनल ने पार्षदों से पूछा कि अब नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या हैं, तो उन्होंने इस तरह जताई अपनी उम्मीदें। आज वसुंधरा जी ने शपथ ग्रहण किया है, जो कि आज सीएम बने हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पर पटाखे वगैरह बजा करके मिठाइयाँ वगैरह खिला करके बधाई संदेश दिया है। हनुमानगढ़ की जनता ने जो माननीय डॉक्टर राम प्रताप को भारी मतों से जिताया है और उससे जनता की एक आस भी बहुत जगी है। इतने बहुमत से राजस्थान के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। हमारी जनता की तरफ से मांग रहेगी जो कि हम समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। उसमें हम प्राथमिकता रखेंगे जो यहाँ के मजदूरों की स्पिनिंग मिल बंद पड़ी है, उससे मजदूरों के जो परिवार है वो आज भूख मरने की नौबत पे आ गया है। सर्वप्रथम स्पिनिंग मिल का उद्धार करवाएंगे। उसके बाद यहाँ माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी से निवेदन करेंगे कि हनुमानगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। इसके अलावा हर गरीब को, अभी तक क्या इस सरकार ने जो कणक बांटने का रवैया अपना रखा था भेदभावपूर्ण, उसको समाप्त करके हर एपीएल परिवार को 1 रुपए किलो कणक मिलनी चाहिए, 50 किलो कणक, उसको भी हम प्राथमिकता से लेंगे। मैं तो वसुंधरा से यही उम्मीद करूंगा, ये तो गरीब लोगों को जो बीपीएल कार्ड जो नहीं है उनके बीपीएल कार्ड बने सारों के, जो गरीब लोग हैं बिल्कुल, और जो ये अपने खाद्य सुरक्षा के जो कार्ड हैं लागू किए हैं, उसमें पहले तो लोगों को आटा मिलता था, वो आटा ही बंद कर दिया और कणक भी नहीं दे रहे। तो मैं कलेक्टर साहब से महोदय से अपील करूंगा कि ये 5-4 दिन में इस कार्य को पूर्ण करके और उसको सब 20 तारीख तक पहले जितने भी राशन कार्ड जो गलत बने हुए हैं इनको जल्दी से जल्दी या तो नए बनाए जाए या इनका कोई ऐसा प्रैक्टिकल करे जाए जो सही कार्ड बन जाए। और सरकार से यही उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे काम कराएं। आज से 10 साल पूर्व जब कांग्रेस का यहाँ राज था, बिल्कुल सारे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। अब डॉक्टर राम प्रताप जी हमारे विकास दूत हनुमानगढ़ से विधायक बने हैं और वसुंधरा सीएम बनी है। हनुमानगढ़ के जो भी अधूरे काम है वो पूरा करवाने के भरपूर प्रयास करेंगे और होगा काम। और जो भी शहर की समस्याएं हैं, जो भी आम पब्लिक की समस्या है, वो सब हल करवाने। शहर में गंदा पानी निकासी, महिला महाविद्यालय और इंडस्ट्री है गंदा पानी, और जो बाजार में रेडी वगैरह सब्जी मंडी वाली जो समस्या है, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। और यानी कि अलग से रूप की उम्मीद है कि हनुमानगढ़ को एक अलग से रूप मिल जाए। पिछले 10 वर्षों से लगातार उपेक्षा हो रही थी हनुमानगढ़ की। सरकारी कॉलेज के लिए कांग्रेस ने जो हमारे तिलक लगाया था, 90% ऐड डॉक्टर साहब के समय में थी और 10% का दे के हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सब कुछ शहर का था, फिर भी अपना तिलक लगाया। तो एक पहले महिला महाविद्यालय उसके एवज में ले, और कोई बड़ी इंडस्ट्री है जैसे स्पिनिंग मिल के कर्मचारी परेशान है, वहाँ कम से 2-2,500 वर्कर थे, अब नहीं है, वो दोबारा विस्तार से यानी रोजगार के अवसर हो। डॉक्टर साहब की मंशा है और पूर्व में भी इन्होंने जो सचिवालय से लेकर बड़े बड़े जो काम किया, हनुमानगढ़ के विकास का अहम जो विकास दूत का नाम दिया है वो श्रेय है। नौहर में एक मुनीम को गोधनों द्वारा घसीटे जाने से आक्रोशित लोगों का आंदोलन समाप्त हो गया। कृषि उपज मंडी समिति ने 8 में से 4 गेट को बंद रखने और 4 पर स्थायी चौकीदार लगाने पर सहमति दे दी है। इससे मंडी में निराश्रित पशुओं की एंट्री पर रोक लग जाएगी। किसी भी समस्या का समाधान तभी होगा जब उस समस्या के कारण कुछ कुर्बानी दी जाएगी। नौहर धान मंडी के व्यापारियों को भी इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी है, क्योंकि उन्हें मंडी में निराश्रित पशुओं से समस्या थी। वे कई बार कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों से गुहार करते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। गुरुवार को जब मुनीम सुशील तिवारी को कुछ गोधों ने घसीटा, बल्कि पूरी तरह घायल कर दिया और व्यापारी आक्रोशित होकर आंदोलन के लिए मजबूर हुए, तो कहीं जाकर मंडी समिति की नींद खुली। आंदोलन के दूसरे दिन कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष बलबीर सुथार ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि मंडी के 8 में से 4 गेट स्थायी रूप से बंद रहेंगे तथा बाकी 4 गेटों पर स्थायी चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे, ताकि मंडी में पशुओं की घुसपैठ न हो सके। अध्यक्ष के आश्वासन से व्यापारी शांत हुए और उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। दूसरी तरफ घायल मुनीम सुशील पारी की हालत स्थिर बताई जा रही है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड और क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए।
कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। जल लोकपाल बिल पारित करने की मांग को लेकर गांधीवादी विचारक अन्ना हजारे के समर्थन में हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने 48 घंटे का उपवास खत्म हो गया। टीम अन्ना के सदस्य शंकर सोनी के मुताबिक अन्ना के आदेश का इंतजार है, उसके बाद अगली रणनीति तय होगी। जन लोकपाल के मसले पर अन्ना हजारे के समर्थन में हनुमानगढ़ में भी 48 घंटे का उपवास रखा गया। टीम अन्ना के सदस्य शंकर सोनी और जय सिंह बेनीवाल ने उपवास खत्म किया। इस मौके पर सोनी ने कहा कि अन्ना के निर्णय का इंतजार है, इसके बाद ही रणनीति तय की जाएगी। अन्ना हजारे जी द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के समर्थन में हमारे यहाँ भी आज आज दूसरा दिन चल रहा है। कल के बाद आज लोगों का जुड़ाव भी बढ़ रहा है। आशा है कि अगर लंबा चला, आज अगर इस बिल के बारे में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या उसे उपयुक्त माना जाता है या कमजोर जन लोकपाल माना जाता है, आदरणीय अन्ना जी उस पर क्या व्यक्त करते हैं, इसके पश्चात ही तय किया जा सके आंदोलन को आगे किस रूप में ले जाना है। जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाई स्पिनफेड स्पिनिंग इकाई का भविष्य अधर में है। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर सरकार बंद होने के कगार पर पहुंची इस मिल का भविष्य किस तरह निर्धारित करेगी। जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाई स्पिनिंग मिल दयनीय स्थिति में है। श्रमिकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रबंधन मजदूरों को घर भेजने के लिए मजबूर था। आखिर में प्रबंधन ने अंतिम रास्ता अख्तियार कर मिल गेट पर ताला लगाने की औपचारिकता पूरी कर ली। मिल में तालाबंदी होने से मजदूरों में अनिश्चितता बनी हुई है। मजदूरों का कहना है कि प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण मिल की यह दुर्दशा हुई है। इसके लिए वह तत्कालीन शेखावत सरकार को भी कोसने से चूक नहीं रहे। उनका कहना है कि अगर तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने स्पिनिंग मिल को स्पिन फेड से नहीं जोड़ा होता तो शायद इस मिल का भविष्य कुछ और ही होता। आज की स्थिति के लिए जो शेखावत सरकार थी वो जिम्मेदार है, क्योंकि ये निर्णय उस समय का लिया हुआ वो गलत था। अगर उस समय दूरगामी दृष्टिकोण से अगर निर्णय लिया जाता, फेडरेशन नहीं बनाई जाती, तो शायद ये हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल बहुत लंबे अरसे तक चलती, इसके दूरगामी परिणाम होते, अच्छा रिजल्ट होता। लेकिन फेडरेशन बनाने से जो गुलाबपुरा मिल जो है, फेडरेशन के अंदर जो गुलाबपुरा मिल जो एक है, वो हनुमानगढ़ और गंगापुर को दोनों को खत्म करने में लगी हुई है। अब भी समय रहते अगर राजस्थान की सरकार, हम चाहेंगे वसुंधरा राजे ये पुनः निर्णय लें कि दोनों यूनिटों का जो दिया हुआ गुलाबपुरा को पैसा वो वापस दें। स्पिनिंग मिल का इतिहास गौरवशाली रहा है। कभी इस मिल से निर्मित धागे की गुणवत्ता की खूब कद्र हुआ करती थी। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विदेशों में भी इसकी जबरदस्त डिमांड हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति भिन्न है। इस मिल की धागे की गुणवत्ता
बहुत अच्छी थी। हमने एक्सपोर्ट किया, इस मिल के जो धागा था विदेशों में मांग रही। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र तक, हमारे देश के अंदर पूरे कोने कोने के अंदर इस मिल के सूत को लोग पहचानते थे और इसके नाम को जानते थे। इसके नाम से सूत बिकता था। प्रबंधन का कहना है कि मजदूरों की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, वरना उत्पादन ठप करवाना प्रबंधन का शौक नहीं है। दूसरी तरफ मजदूर नेता इसके लिए भी प्रबंधन और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार मजदूर हितों को तवज्जो देती तो शायद यह नौबत नहीं आती। कहां तो अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाती रही हैं, जबकि श्रमिकों का मूल वेतन भी सम्मानजनक नहीं। इस मिल के अंदर जो परिपाटी डाल रखी है राजस्थान की सरकार ने 1992 से कि राज्य कर्मचारियों के तहत कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। चौथे और छठे और पांचवें का लाभ दिया गया है, लेकिन जो श्रमिक और तकनीकी कर्मचारी हैं जो उत्पादक से जुड़े हुए हैं, जिनको मूल वेतन देना चाहिए था, उनको भी चौथे, पांचवें, छठे का लाभ देना चाहिए था, उनको नहीं दिया गया है, जो कि सबसे बड़ी भूल हुई है। अगर उत्पादन के लोगों को ये चौथे, पांचवें, छठे का लाभ दिया जाता तो इस मिल की स्थिति ये भी, फेडरेशन की स्थिति ये भी नहीं होती। आज जो उनको टेक्सटाइल के वेतन वेज बोर्ड का लाभ दिया जाता है, जो कर्मचारी अधिकारियों को राजस्थान कर्मचारियों आयोग का जो है उसका लाभ। कुल मिलाकर स्पिनिंग मिल का गौरवशाली इतिहास धूमिल होने लगा है। कभी 2,500 से 3,000 तक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाली इस मिल में बमुश्किल 400 मजदूर रह गए हैं, जो रोजगार पाने की मशक्कत में जुटे हैं। प्रबंधन अपनी मजबूरी बता रहा है, जनप्रतिनिधियों को फुर्सत नहीं। ऐसे में मजदूर संगठनों के सामने आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि, चाहे पहले की सरकार के हों, चाहे मौजूदा अब जो गठित नव सरकार है उसके हों, उन जनप्रतिनिधियों को इस बात का कोई ध्यान नहीं है कि हनुमानगढ़ इलाके के अंदर कोई स्पिन मिल है या वहाँ के मिल के मजदूर कोई आंदोलनरत हैं। आज कम से कम 23-24 दिन से मिल के अंदर हालात ऐसे हैं कि मजदूर काम पर नहीं जा रहा और मिल मैनेजमेंट सारे मजदूरों को अपने ले ऑफ लगाकर वापस भेज रहा है और मजदूर जो है भुखमरी का शिकार हो रहा है। अगर मैनेजमेंट ने इस मिल को नहीं चालू किया, इस कार्यभार को सही निरीक्षण नहीं किया, तो इस एटक के लोग आमरण अनशन जैसा कदम उठा सकते हैं। और निश्चित तौर पर हम प्रशासन पर इस बात का दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि प्रशासन शीघ्र हमारी इस समस्या को मिल को चालू करे, अन्यथा जिला कलेक्टर के समक्ष मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठने के लिए अग्रिम कदम उठाऊंगा। मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि हिमालय क्षेत्र से होकर पश्चिमी विक्षोभ भारतीय क्षेत्र में दस्तक दे चुका है, जिससे ठंडी हवाएं तेज हो गई हैं। इससे ठंड में तेजी के आसार भी बढ़ गए हैं। इस मौसम की पहली सर्दी, आखिरकार दस्तक दे चुकी ठंड। पिछले 10-12 साल की तरह इस बार भी दिसंबर का पहला सप्ताह ठंड के लिहाज से फीका रहा, जबकि पहले इस दौरान भयंकर ठंड पड़ती थी। जानकारों का कहना है कि नवंबर से अब तक मौसम सामान्य रहता तो पिछले एक माह में 5 से 9 बार पश्चिमी विक्षोभ हिमालय तक पहुंचते और मैदानी इलाकों में 2 से 3 मावट की बरसात हो जाती। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बना विक्षोभ फ्यूज हो गया। हिमालय से मैदानों की तरफ उत्तरी पश्चिमी हवा चलनी चाहिए, जबकि अरब सागर में बादल बनने और दक्षिणी भारत में नमी के कारण देश में दक्षिणी पूर्वी हवा चल रही है। नतीजतन दिसंबर में दिन रात का पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा हुआ है। जानकारों का कहना है कि केवल एक ही विक्षोभ 5 से 6 नवंबर तक भारत पहुंच पाया, जिसके चलते प्रदेश में मावठ की पहली बारिश और हिमालय में अच्छी बर्फबारी हुई थी। पिछले सप्ताह भी सऊदी अरब से निकला विक्षोभ पाकिस्तान के बलूचिस्तान जाते जाते फ्यूज हो गया। अब ईरान इराक से पश्चिमी विक्षोभ हिमालय तक पहुंचा और फिर से हवा का पैटर्न बदला और ठंड बढ़ गई। राजस्थान में पिछले 11 साल में दिसंबर का पहला सप्ताह सबसे कम सर्दी के साथ गुजर रहा है।
मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के भारत में पहुंचने पर सर्दी बढ़ी है। ठंड का यह क्रम अभी और बढ़ेगा। वहीं सर्द हवाओं से कंपकपी छूटने लगी। और वही वक्त है हेडलाइंस का। राजस्व कार्यालयों में कार्यरत सहायक कर्मचारियों में वरिष्ठता सूची जारी नहीं होने से रोष है। आज कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सूची जारी करने की मांग की। जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत सहायक कर्मचारी वर्षों से पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं। आज कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सूची जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 से 10वीं पास सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्येक कार्मिक की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरांत यथाशीघ्र स्थायीकरण की कार्रवाई करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में जितने भी सहायक कर्मचारी हैं उनकी कई सालों से वरिष्ठता सूची जारी नहीं हुई है। ये बात है कि मेरे ख्याल से 15 साल हो गए और आज तक भी सिर्फ आश्वासन पे ही ये कर्मचारी हैं जो सहनशील हैं। तो इनकी कलेक्टर साहब से अभी मांग थी, ज्ञापन दे के आए हैं कि एक तो इनकी काफ़ी सालों से जो वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो रही थी वो जारी करवाई जाए तुरंत, और फिर इनके कुछ 10वीं पास जो सहायक कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति का भी मामला काफ़ी समय से लंबित चल रहा है और राज्य सरकार का आदेश भी है कि इन्हें पदोन्नत किया जाए। मामूली सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। हनुमानगढ़ से सादुलपुर रूट पर जा रहे कंडक्टर ने शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा चलती बस से गिरने पर उसकी मौत हो गई। घटना नौहट क्षेत्र की है, जिससे आसपास सन्नाटा पसर गया। बताया जा रहा है कि कंडक्टर प्राइवेट बस में कार्यरत था और घटना के वक्त गेट के पास लटका हुआ था। पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया। नाली व सड़क का निर्माण समय पर नहीं होने से नागरिक परेशान हैं। टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर करीब 1 महीने से सड़क व नाली का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर दुकानदारों व आसपास के नागरिकों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने नाली निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि फतेहगढ़ मोड़ पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन सड़क के बीच बनी नाली का निर्माण नगर परिषद द्वारा करवाया जाना था, लेकिन परिषद द्वारा समय पर नाली नहीं बनाने से सड़क का निर्माण भी अटक गया, जिससे आसपास के दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लुक डलवाने के लिए बोला था और वो कहते हैं अभी नाली बढ़ाओ नगर पालिका वाले, बाद में हम लुक डालेंगे या पत्थर लगाए इस चौके लगाएंगे। और जो नालियाँ 2 महीने पहले बढ़ाई थी उनके क्रॉसिंग बढ़ाए वो टूट चुके हैं। वहाँ से कोई भी मोटरसाइकिल वगैरह निकलता है तो वो एक्सीडेंट होके गिर जाता है और चोट लगती है। फतेहगढ़ मोड़ के ऊपर जो सड़क PWD द्वारा की जा रही है, वहाँ पर जो नालियाँ बनी थी वो नीचे रह गई और पानी ओवरफ्लो की सड़क पे आ रहा है और ठेकेदार को पाबंद करके कल नालियों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।